73 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चली है। हम जिक्र कर रहे थे इससे पहले हाफिज इमरान से, जब बीएसपी के जो उम्मीदवार है सरधना के, उनसे जब बात हमारे सहयोगी कर रहे थे, लेकिन दूसरे उम्मीदवार हैं वहां से संगीत सोम। सीधे हम चलते हैं पुनीत के पास। पुनीत, जरा उनसे बात कीजिए। इस वक्त हमारे साथ संगीत सोम जी हैं। संगीत जी इस वक्त सदना से विधायक पद के प्रत्याशी हैं। संगीत जी, क्या लग रहा है आपको अपनी जीत के, अगर बात करें इंडिविजुअल की? पहले 100% जीत होगी और आप 11 तारीख को, आज 11 हो, अगली 11 को रिजल्ट आएगा। 100% जीत। सरकार की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, तो ऐसे में आपको लगता है कि बीजेपी क्या सरकार बनाएगी? इनका तो सफाया हो गया, कांग्रेस और अखिलेश का सफाया हो गया है। दोनों भ्रष्टाचारी हैं, दोनों कपटी हैं और अखिलेश यादव इस उत्तर प्रदेश के सबसे अब तक के भ्रष्टतम मुख्यमंत्रियों में गिने जाएंगे। अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो आपका एजेंडा क्या होगा? क्या विकास एजेंडा होगा? क्या एजेंडा होगा? विकास और लॉ एंड ऑर्डर हमारा दोनों ही। एक अहम सवाल है, आपके ऊपर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का आरोप लगता रहा है, तो इससे अब आप कैसे बचना चाहेंगे, कैसे निकलना चाहेंगे? कोई हम पे पोलराइजेशन तो सपा और बसपा दोनों मिलकर करते हैं, ये कांग्रेस ही करते हैं और हम कोई पोलराइजेशन नहीं करते। तो आपको लगता है कि आप जब विधायक बनेंगे तो इसके बाद जो भड़काऊ भाषण हैं वो तमाम विवादित रहते हैं, भड़काऊ भाषण देने के ऊपर, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि आगे भी इसी तरीके के भाषण चलते रहेंगे? आज तक एक भाषण बताइए जो मेरा विवादित रहा हो? एक भी भाषण में विवादित नहीं। आपने कहा था कि अगर आप हारते हैं तो ये होगा कि यहाँ पाकिस्तान बन रहा है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं और रहते हिंदुस्तान में और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो अगर ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे तो वो पाकिस्तान की वकालत करेंगे ना। जाहिर तौर पर तो ये है संगीत सोम, जो दावा कर रहे हैं कि सरधना सीट से तो विधायक वो बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार आ रही है। इनकी बात कितनी सही साबित होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ दोनों ही उम्मीदवार का अपना अपना मिजाज। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, बातचीत हो रही थी। लेकिन हम जरा चलते हैं बागपत का इलाका। तंजीम हैदर वहां पर है। तंजीम, क्या स्थिति है वहां? बागपत में 3 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव होने हैं, जिनकी तैयारियों की आप देख सकते हैं। एसपी बागपत खुद यहां मौजूद हैं, जिन्होंने यहां पे सुरक्षा का जायजा लिया है। सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है पूरे तीनों विधानसभा क्षेत्रों में। खासकर छपरौली जो इलाका है वहां पे खास पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट शहर में है। और जैसा कि पहले चरण का चुनाव है तो ये कोशिश है कि किसी भी तरह का कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि माहौल खराब हो। हमारे साथ खुद एसपी बागपत अजय शंकर राय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सुरक्षा का क्या इंतजाम है बागपत में विधानसभा चुनाव को लेके। अजय जी, क्या इंतजाम किए गए हैं चुनाव को लेके कि कोई ऐसी घटना ना होने पाए? जैसा कि आपने कहा, बागपत बहुत संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों का जनपद है। हमने पर्याप्त पुलिस व्यवस्था कर रखी है और इलेक्शनरिंग के दरमियान हमने काफी निरोधात्मक कार्रवाइयां की हैं। बहुत सारे अक्यूज को जेल भेजा गया है और ऐसे सारे लोग जो कि किसी चुनाव में कोई अव्यवस्था उत्पन्न करा सकते, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई है। कम से कम 250 से लगभग लोगों को जिलाबदर किया हम लोगों ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत। आज की तारीख में पूरे जनपद की हमारी सीमाएं सील हैं। हर जगह हर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है और पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। हर प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। मोबाइल संख्या बहुत ज्यादा हमने बना रखी है ताकि 10 से 15 मिनट के अंदर कोई न कोई एक मोबाइल हर एक मतदान केंद्र कवर करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि इस चाक चौबंद व्यवस्था में बहुत कुशलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष मतदान संपन्न कराएंगे। जी, अलीगढ़ में आशुतोष हैं, लेकिन वहां चलें उससे पहले संजय जी, एक सवाल है। क्या ये जो मुस्लिम चूंकि 26% है यहाँ पर और लगातार ऐलान हो रहा था कि हम इस पार्टी को समर्थन कर दे रहे हैं, इससे पहले भी इमाम साहब एक बार तो वाजपेयी जी के दौर में वाजपेयी जी को भी समर्थन कर चुके थे, कोई असर होता है इसका? वोटरों पर असर पड़ता है क्या? देखिए, जो नेतागिरी की दुकानें हैं वो तो हमेशा ये सब बातें कहते रहते हैं, उनका असर उतना नहीं पड़ता जितना उनका अपना जनमानस वोटर का। इसका दूसरा हिस्सा ये, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है उसने भी समर्थन कर दिया एक पार्टी का। बिल्कुल, क्योंकि इस बार का माहौल ऐसा है जहां पर कि ये जो पहले कहते नहीं थे, मुसलमान वोटर कहते नहीं थे, कम्युनिटी के तौर पर धार्मिक नेता कहते थे, अब ये कम्युनिटी बोल रही है कि हमारी चॉइसेस क्या हैं। डिबेट पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये है कि यहाँ सपा का ये कमज़ोर इलाका है, बसपा का ये सबसे मजबूत इलाका है, तो क्या उन वफादारियों के कारण इनका वोट बटेगा या नहीं बटेगा? मुझे लगता है कि माहौल ऐसा है
संदर्भ ऐसा है कि ये जहां भी चूज करेगा दोनों कैंडिडेट में से किसी एक को, वो एक तरफा चूज करेगा। और एक तरफा चूज का मतलब होता है कि अगर 100 में से 70 वोट एक तरफ जा रहे हों तो आपने एन मास उस तरफ अपना वोट ट्रांसफर कर दिया। तो मैं नहीं मानता हूं कि लोगों ने, जैसे उलेमा काउंसिल है उसने भी कह दिया कि हम बीएसपी को समर्थन दे रहे हैं, वो अकेली वजह नहीं हो सकती कि अब सारी वेस्टर्न यूपी की सीटों पर सारे वोट बीएसपी को चले जाएं। ये नहीं हो सकता। वो जीतने वाले कैंडिडेट को सपा और बसपा के बीच में से चुनेंगे और हराने वाले, जिसको हराना है उनके सामने साफ है टारगेट, उस हिसाब से एक मुश्त वोट करेंगे, रिगार्डलेस कि किसने फतवा दिया नहीं दिया। सैफुल्लाह क्या कहती है? बीजेपी उस ठिये पर बैठी हुई है जहां से उसको लगता है कि शायद उधर समाजवादी पार्टी, इधर मायावती, चीजें बट जाए तो हम जीत जाएं। कोई यही है कुछ ऐसा? क्या समीकरण यही है उसके ज़हन में? बिल्कुल। देखिए प्रसून, मेरा अपना अंदाज है कि बीजेपी एक खास वोट लेके बैठी हुई है। पिछले 6-8 महीने में ना बीजेपी के वोट उठा पा रही है, ना वो वोट नीचे गिर रहे हैं। और मेरा अपना अनुमान है तकरीबन वो 30% वोट के आसपास है, लाख कोशिश के बावजूद। क्योंकि जातियों का पार्टियों के साथ संबंध, जो परंपरागत संबंध, वोट देने का संबंध है, वो इस तरह से बटा हुआ है कि जो जातियां बीजेपी को वोट देती हैं वो तो बीजेपी के लिए वोट कर रही हैं, लेकिन बीजेपी दूसरी जातियों के बीच में सेंध मारने में बहुत मुश्किल हो रही है। बीजेपी इसी आस पे बैठी है कि अगर मुस्लिम मतदाताओं का वोट सपा और बसपा के बीच में बटेगा तभी बीजेपी आगे निकल सकती है इस रेस में। बीजेपी अपने वोट को बढ़ाने के प्रयास में असफल है और सिर्फ बीजेपी का वोट बढ़ जाए, इस बदौलत बीजेपी आगे निकल जाएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव। बढ़ेगा नहीं बीजेपी का तो घटेगा भी नहीं, आप ये भी कह रहे हैं? ऐसा मेरा अंदाज है कि बीजेपी लगभग 30% वोट पे बैठी हुई है, उसका वोट गिर भी नहीं रहा है। क्योंकि जो जातियां बीजेपी के लिए वोट कर रही हैं, ऊंची जो अपर कास्ट वोटर जो है बहुत शार्पली पोलराइज है इनके फेवर में। नीची जात जो लोअर ओबीसी का वोट है वो भी इनको, इनका बड़ा हिस्सा इनको मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना 2014 में मिला। यहां मेरा एक इंटरजेक्शन, ऐसी स्थिति में चौकोना होने के कारण 30% का वोट शेयर जिताने के लिए काफी भी हो सकता है। लेकिन चौकोना नहीं है, 3 कोणीय मुकाबला है। चौकोना तब होता अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता। ऐसी स्थिति में बीजेपी, तो ये स्थिति तो हंग की दिशा में ले जा रही है। देखिए सीटों का अंदाज लगाना, कई बार आप देखेंगे प्रसून, सपा को 29% वोट पर पिछले चुनाव में 224 सीटें आई थी, और इसके पिछले वाला अगर चुनाव देखें तो बीएसपी को 31% वोट पर उससे कम सीटें थी, 206 सीटें थी। सही है। एक और उदाहरण देता हूं, 2014 का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस के पास 19.6% वोट थे। वही मतदाता, वही देश, वही चुनाव प्रणाली, कांग्रेस के सीट आए 44। तो फिर इस पश्चिमी पिछले चुनाव में चले जाएं, 2009 के चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी के पास 18.6% वोट, सीटें 116। तो लेकिन 5% वोट अगर ज्यादा मिलता है बीएसपी को इस 73 सीट पर 2012 में, सीटें बराबर क्यों रहती है बीएसपी और समाजवादी पार्टी की? दोनों की सीट बराबर थी 24-24। क्योंकि ऐसा संभव है कि इन, अगर आप सीट बर सीट देखेंगे तो बीएसपी की जो विक्ट्रीज रही होगी वो बड़ी रही होगी। जिन जिन क्षेत्रों में बीएसपी ने चुनाव जीता होगा, उनके वोट, उनके सीट जीतने का जो वोटों का अंतर होगा वो बढ़ा रहा। इसका मतलब है हंग नहीं होगा। लेकिन प्रसून, जो संजय कह रहे हैं उसमें एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल अजित सिंह का इस चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले मजबूत ही नहीं हुआ है, बल्कि हरियाणा से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो इश्यूज हैं उससे जाट समुदाय, जो भाजपा के साथ मुजफ्फरनगर के घटनाक्रमों के बाद बुरी तरह जुड़ा हुआ था, वो बुरी तरह अलग हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली बात है और बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसको मीडिया ने नजरअंदाज किया है, वो ये कि आरएसएस ने जो अति पिछड़े वर्ग हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उनमें सघन घुसपैठ की है। वो धीवर हैं, कुम्हार हैं, शाक्य हैं, सैनी हैं। इन जातियों में सपा और बसपा का जो एक समय प्रभाव था, सपा का समाजवादी आंदोलन के कारण, जो अब सपा के का पर्यायवाची नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी ने जब जोड़ा था मध्यवर्ती निम्नवर्ती जातियों को, सबको दलित के साथ, तब वो भी टूटा है। तो ऐसे में अगर जाट अलग हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं। एक चीज बताइए, अति पिछड़ों के साथ जो प्रयोग अमित शाह कर रहा और संघ के भी, ये अमित शाह का नहीं है, सॉरी। अच्छा नहीं, anyway, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, जो वो बहुत पहले से कर रहे थे। अब जो है अपर कास्ट का जो मिजाज रहा है और जो पिछड़ों का जो मिजाज रहा है, इन दोनों के बीच में उत्तर प्रदेश बिहार में एक डिफरेंस देखने को मिला है। एग्जैक्टली। लेकिन एक पहलू जिसको आप भूल रहे हैं, आपके करेस्पॉन्डेंट अभी मेरठ में जब बात कर रहे थे तो मैं बार बार वही सोच रहा था, मेरे दिमाग में आ रही थी बात कि भाई विकास की बात तो विकसित लोगों के बीच ही रिपोर्टर क्यों कर रहे हैं? क्या वो उन इलाकों में जा रहे हैं जहां छोटे मझोले उद्योग बर्बाद हो गए, जहां नोटबंदी ने
इस तरह लोगों के दिमाग को बदला है कि चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, चाहे वो मध्यवर्ती जाति हो, सबके अंदर नोटबंदी का आतंक अभी भी है। क्या ये पहलू अभी तक हम शशि शेखर जी आपसे ले रहे हैं कमेंट, लेकिन हमको लगता है जरा सा अलीगढ़ चलें। आशुतोष वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष, अलीगढ़ में क्या स्थिति है, चूंकि वहां पर आप बड़े संवेदनशील स्थितियों को बता रहे थे। प्रसून, मैं इससे पहले अपनी बातें कहूं, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, शकील मेरे साथ, और उसमें कहूंगा कि एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं। और जिस पश्चिम यूपी में प्रयोगशाला की बात हो रही है, इस प्रयोगशाला में आपको यह भी याद रखना होगा कि जो 26% का वोट है वो कैटलिस्ट फैक्टर की तरह काम कर सकता है। और यहां पर देखिए, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो बूथ है, 8 बूथ हैं। जैसे जैसे वक्त ढल रहा है, तस्वीरें बढ़ रही हैं और लोग आना शुरू हो गए हैं। और अब जो शुरू में लग रहा था कि कहीं ये जो 1 घंटे की वोटिंग होगी ये कहीं 5-6% पे नहीं होगा, वो आंकड़ा बढ़ रहा है। तो इस कैटलिस्ट फैक्टर से आप इनकार नहीं कर पाएंगे। और इन तमाम प्रयोगशालाओं में कल हमने देखा कि किस तरह की एक कोशिश हुई कि जहां पर एक शूट आउट होता है और सोशल मीडिया पे एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि रैलियों के बाद, यानी एक पोलराइजेशन की जो कहते हैं ना आखिरी मिनट की जो कोशिश होती है, वो कोशिश भी लगातार चलती रही। लेकिन ये तालों का शहर है अलीगढ़, बहुत लोगों की किस्मत पर आज ताले मारे जाएंगे। लोगों को ये समझने में भी बहुत मुश्किलें हो रही हैं कि आखिर वोटर जो है उसका रुझान किस तरफ है। तमाम जो पैनलिस्ट प्रसून आपके साथ बैठे हैं वो ये कह रहे थे कि उनसे जरा अलग से बात कीजिए तो अपना मिजाज बताएंगे। बिल्कुल मिजाज बताएंगे, और मिजाज बना हुआ है। अगर ये कोई सोचता है कि आखिरी मुहिम, आखिरी मिनट पर कोई कोशिश की जाएगी, वोटर का मूड बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। लगभग यहाँ पर चाहे अलीगढ़ ताले के लिए, रामपुर छुरी के लिए। लेकिन शशि शेखर जी, यहाँ पर एक कॉमेंट आपसे जरूर मांगेंगे। क्या माइनॉरिटीज को लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी का दर्जा तक की छीनने का जिक्र जब हो चला हो, तो क्या यह भी असर डालता है वोटिंग पैटर्न पर? यह असर डालता है। लोगों का जो एक सुरक्षा ग्रंथि है या जो लोगों के बीच एक चर्चा का मुद्दा है वो बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक इशू पर एका है कुछ लोगों में, और वो एका ये है कि हमारे वोट अगर बटेंगे तो हमारी ताकत कम होगी, तो हमारे वोट कंसोलिडेट होकर जाने चाहिए एक जगह पर। और अगर हम 70% से ज़्यादा वोट एक जगह पर डालेंगे तो हमारे नेगोशिएशंस बेटर होंगे। ये बिल्कुल क्लियर है उन लोगों के बीच में। और ये सिर्फ किसी धर्म के लोगों की बात नहीं कर रहा, ये जातियों की भी स्थिति यही है। तो नारा कौन सा ठीक है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय या सबका साथ सबका विकास? कस्मे वादे प्यार वफा सब। प्रसून, लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके जो है वहाँ पे ज़्यादा लंबी लाइनें हैं, यहाँ पे कम है। आर्य समाज इंटर कॉलेज है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को वोट डालना है, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी का इंतजार किया जा रहा है, 4 बार से विधायक है, मेरठ जो शहर सीट है उनकी। तो देखना होगा कि जो कॉम्बिनेशन बना है समाजवादी कांग्रेस, इसका क्या फर्क पड़ता है। अजीत सिंह अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो जाट वोट बैंक पे नजर आए। लेकिन मेरठ की जहां तक बात करें, मुस्लिम वोटर काफी मायने रखता है। बीजेपी की यही उम्मीद रहती है कि अगर डिवीजन होगा तो उनको फायदा होगा, लेकिन किस ढंग से चुनाव आगे जाएगा ये देखना होगा। एक सवाल, प्रधानमंत्री जब रैली यहां कर रहे थे मेरठ का, तो जिक्र कर रहे थे कि मेरठ ने किस रूप में अंग्रेजों के खिलाफ एक जो लड़ाई लड़ी थी और संघर्ष किया था, और उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो विकास का वनवास या सब चीजों का जो जिक्र वो लगातार करते हैं, उसका जिक्र करते उन्होंने कहा था कि मेरठ ही रास्ता दिखाएगा। तो क्या वाकई मेरठ में वो आप देख पा रहे हैं संवेदनशीलता की? मेरठ के वोटर, मेरठ के लोग वाकई दिशा दिखा पाएंगे उत्तर प्रदेश को? देखिए, जहां तक दिशा की दिखाने की बात है, विकास की बात मोदी करते हैं, लेकिन जातीय समीकरण भी बहुत मैटर करते हैं। और बीजेपी ने खुद जातीय समीकरणों को देखते हुए टिकटों का आवंटन किया है। लेकिन इस बार चीजें थोड़ा अलग हैं। जो वोट बटा करते थे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के आने के बाद, उम्मीद की जा रही है समाजवादी और कांग्रेस को कि वो इंटैक्ट रहेगा, उनका जो वोटर है, कोर वोटर है। उधर बीएसपी को जिस ढंग से मीडिया में उतना प्रोमिनेंटली नहीं दिखाया जा रहा है, बीएसपी कह रही है कि वो अच्छा करेगी। लेकिन जहां तक रास्ते की बात है, क्योंकि मुस्लिम वोटर यहाँ पे काफी है प्रसून, अगर देखा जाए जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है या मेरठ इलाका, जब 7 यहाँ पे विधानसभा सीटें आती है प्रसून, तो वो कहीं ना कहीं एक मोदी जहां भी जाते हैं वो ये अक्सर कहा करते हैं कि यहीं से डिसाइड होगा। हरिद्वार गए तो वो कहते हैं कि हरिद्वार से दिशा चेंज होगी, यहाँ से लाइन बनेगी। तो वो एक उनका तरीका है कहने का। लेकिन मुस्लिम वोटर यहाँ पे काफी है। बीजेपी उम्मीद यही कर रही है कि डिवीजन होगा तो उनको फायदा होगा। तो मोदी का अपना एक अंदाज है, विकास की बात करते हैं, लेकिन जातीय समीकरण को भी बीजेपी कभी इग्नोर नहीं करती है। उसको देख के ही
तमाम चीजें तय की जाती हैं। जहां पे जो चीजें उनको मैटर करती है वो लाइन बीजेपी तय करती तो है। एक छोटा सा जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री के रैली को लेके बीजेपी बड़ी स्ट्रेटजी करती है, इससे ये लाभ होगा वो लाभ होगा, और जब हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या ये मैसेज है कि रैलियों से चुनाव के पैटर्न पे असर नहीं पड़ता है, वोटिंग पैटर्न पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जाति और जो आप बता रहे हैं कि इस तरीके से गोलबंदी है वोटों की, तो उसमें असर नहीं पड़ता है? प्रसून, रैलियां में तो अक्सर देखा जाता है कोई भी रैली करता है भीड़ आती है। बिहार में अगर देखा जाए तो मोदी की रैलियां बहुत भीड़ हुआ करती थी। दिल्ली में भी जो रैलियां हुई थी दिल्ली चुनाव में, तब भी लोग आ जाते हैं सुनने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री है, मोदी अच्छा बोलते हैं ये कहा जाता है। लेकिन भीड़ से कभी ज्यादा आंकलन नहीं लगाया जाता। लोग दूसरी पार्टी को लोग भी बीजेपी की रैली में जाते हैं या समाजवादी पार्टी की रैली में चले जाते हैं सुनने के लिए, देखने के लिए। वो एक आजकल पैटर्न मेरे को लगता नहीं है कि जो भीड़ है, फिल्म स्टारों को देखने के लिए भीड़ काफी तादाद में आ जाती है, किसी बड़े स्टार को ले आए।